हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वीरेंद्र सिंह और पिछले एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम लोग नए लेक्चर का एक नए ढंग से शुरुआत करने जा रहे हैं। बीच में पिछले 10-15 दिनों तक किसी कारणवश मैं आ नहीं सका आप लोगों के बीच, लेकिन अब से मैंने सोचा है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम एकदम काफी नजदीक आ चुका है, तो क्यों नहीं एक क्रैश कोर्स किया जाए जिसमें जल्दी जल्दी से सभी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए ताकि बच्चों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इसकी कड़ी की शुरुआत करते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो देखे हैं, सारे इंग्लिश में थे, लेकिन क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें सारे विद्यार्थी हिंदी माध्यम का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग पूरी तरह से हिंदी में करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है? पाइथागोरस एक बहुत बड़े ग्रीक गणितज्ञ थे जो कि 570 BC में इनका कार्यकाल रहा था और उन्होंने इस थ्योरम का तब एक प्रतिपादन किया था। तो हम लोग जो कि काफी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज हम लोग इसी को पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट होना चाहिए था समरूप त्रिभुज के बारे में, कि समरूप त्रिभुज किसको कहा जाता है, समरूपता क्या है। तो एक ब्रीफ नॉलेज आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहूंगा कि समरूपता क्या है। हमारे नेचर में ऐसी एक समान दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे आपस में समरूप कहलाती हैं। जैसे कि एक स्पेसीज की बात करें कि जैसे गाय, तो जितनी भी गायें हैं सबको देखते हैं कि उनका बनावट एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है, उनका रूप चेहरा एक जैसा होता है कि 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती हैं, 2 कान होते हैं, इस तरह से। और उनका एक अलग रूप है, देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये गाय है, ये गाय है, ये गाय है। तो इन्हें आपस में ये समरूप होते हैं। एक्चुअल में कोई छोटी गाय हो सकती है, बड़ी गाय हो सकती है, कलर में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन देखकर वो उनका रूप एक जैसा होता है, जिसके चलते हम पहचान पाते हैं। कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, सभी आपस में एक स्पीसीज के सभी समरूप होते हैं। हम लोग अपने कम्युनिटी में भी देखते हैं कि जो अगर एक पिता के जो पुत्र हैं उनको कम्युनिटी में पहचान जाते हैं कि ये लोग लगभग भाई हैं, तो उनका चेहरा एक पिता के जितने पुत्र होते हैं उनके चेहरे काफी मिलते जुलते होते हैं। तो ये समरूपता का उदाहरण हम जब देखते हैं। पिछले क्लास में 9th क्लास में हम लोगों ने सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा था, और सर्वांगसमता का क्या अर्थ था कि ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरी तरह से सुपरपोज कर लें, यानी एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से ढक लें। जैसे कि एक किताब के, एक पुस्तक के पन्ने जो हैं एक दूसरे पर बिल्कुल ही सेम आकार के, सेम साइज के होते हैं, तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो उस सर्वांगसमता का उदाहरण हुआ। जैसे ब्लेड का पैकेट है, तो जितने भी ब्लेड उसमें होते हैं सारे एक दूसरे को बिल्कुल ही सुपरपोज करते हैं और वो ढक लेते हैं एक दूसरे को, तो वो सर्वांगसमता का उदाहरण हुआ। उस तरह हम लोग ज्यामितीय आकृतियों के बारे में भी
पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य रूप से हम कहते हैं कि ज्यामितीय आकृति है, लाइन है, रेखा है। तो रेखा सर्वांचल तभी कही जाएंगे रेखाखंड जो बिल्कुल ही दोनों समान लंबाई की हो। यानी त्रिभुज में कहेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांचल कर होते हैं जब वो सभी दृष्टियों से उनके जितने भी अंग होते हैं सारे अंग एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो उन्हें सर्वांचल कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। यानी किसी भी ज्यामितीय आकृति में अगर दो आकृति की बात कर रहे हैं तो दोनों में जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जितने भी उनकी विमाएं होती हैं, मापने लायक उनके जो अंग होते हैं, वो सभी रिस्पेक्ट में, सभी दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो तब हम उन्हें सर्वांचल कहते हैं। समरूप में थोड़ी भिन्न है कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे कब जो उनकी माप जो है अलग अलग हो सकती है लेकिन उनका जो देखने में बिल्कुल सेम आते हो, देखने में सेम लगते हो लेकिन उनका साइज अलग अलग हो सकता है। तो त्रिभुज में एक विशेष रूप से कहेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं जब उनके तीनों कोण जो है कोण समान होते हैं, कोण समान होते हैं। समरूप होने के लिए कोण समान होना जरूरी है और दूसरा भुजाएं जो है वो त्रिभुज की भुजाएं जो है वो अनुपातिक होंगी, अनुपातिक रूप से भुजाएं समान होंगी। तो समान अनुपात में भुजाएं, दो कंडीशन, दो बात आती है कि दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए। तो चलिए हम लोग इनका प्रयोग करके इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मैथमेटिक्स में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो कुछ एक्सियम होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, थ्योरम होते हैं उनको प्रूव करने की जरूरत होती है। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, ये प्रमेय है, ये जो स्टेटमेंट कथन लिखा हुआ है जिसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रमेय कहते हैं। तो क्या कहता है प्रमेय, हम लोग देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है, इसको हम पहले बढ़िया से समझते हैं। क्या हमने लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज में, पहले किस तरह के त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की। कर्ण का वर्ग, जब समकोण है तो उसमें एक कर्ण होता है, किसको कर्ण बोलते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। सबसे लंबी भुजा कौन होगी, जो 90 डिग्री के कोण के सामने जो होगी भुजा वो कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण की जितनी लंबाई होगी उसका वर्ग समकोण बनाने वाली अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो शेष दो लंब और आधार, दो अन्य दो भुजा होती हैं, उनको एक को लंब कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम
लोग दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसको हम लोगों ने ऐसे लिखा कि अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रमेय में करते क्या है। सबसे पहले कुछ हम लोग स्टेप अपनाते हैं प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, और उन चरणों में अगर करेंगे तो अधिक से अधिक हमें अंक मिलेगा। पूरी तरह ये 4 नंबर का आता है, 4 या 5 अंक का, तो बिल्कुल पूरा का पूरा अंक मिलेगा यदि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लिख कर आएंगे परीक्षा में। तो चलिए पहले लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है। हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए हमने एक यहां समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, यहां लिखा है हमने कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री। जब समकोण कह रहे हैं कि त्रिभुज समकोण है, इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई एक 90 डिग्री होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री होगा। तो हम लोग इसको कोण बी को 90 डिग्री बना लिए। अब कहता है कि बी बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है। समकोण के सामने की भुजा AC, समकोण के सामने की भुजा AC यानी कि कर्ण, ये जो है AC, सामने की भुजा AC कर्ण है तथा समकोण बनाने वाली अन्य दो भुजाएं AB तथा BC हैं। समकोण बनाने वाली एक भुजा AB है और एक BC है। अब यहां हमें क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग अगर हिंदी में इस तरह का है तो इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए हमें क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ हम एक रचना करते हैं, लिखते हैं रचना। क्या रचना करेंगे कि जैसा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं A, B और C, 3 शीर्ष हैं, तो शीर्ष B से सामने की जो भुजा है कर्ण AC, उस पर एक लंब खींचते हैं। चलिए हमने लंब खींच दिया ऐसे, और जैसा कि आपको पता है कि लंब है तो यहां कुछ नाम दे दिए, जैसे D नाम दे दिए, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक हमने रचना कर दिया, B से लंब BD खींच दिए हैं AC पर। तो रचना में हम लिखते हैं कि शीर्ष B से BD लंब AC खींचा। ये हम ऐसा रचना कर लिए। अब चलिए अब लिखते हैं प्रमाण। क्या हम प्रूफ दे रहे हैं, क्या साबित कर रहे हैं, कैसे, इसको जरा ध्यान दें। हमने जब B से BD लंब डाल दिया तो इस तरह से हमारे 2 त्रिभुज बन गए। उसके अंदर जो बड़े वाला त्रिभुज है ABC, इसके अंदर 2 त्रिभुज बन गए ADB और BDC। तो चलिए
बारी बारी से दोनों छोटे त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रमाण में लिखते हैं कि त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में पहले ऊपर वाला ये एक त्रिभुज और एक बड़े वाले त्रिभुज को कंपेयर आपस में तुलना करते हैं। देख रहे हैं क्या है इसमें, इन दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप दिखाना चाहेंगे हम। कैसे समरूप है, तो देखिए एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बीडी लंब है, बीडी लंब है एसी पर, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। और ए बी सी तो 90 डिग्री ऑलरेडी हमने वो हमको दिया ही हुआ है, लोग फिगर में लिए हुए हैं। अच्छा, तथा कोण ए बराबर कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। ऐसे लिख देते हैं, उभयनिष्ठ कोण दोनों त्रिभुज में शामिल है। उभयनिष्ठ कोण ये जो है कोण जो है ए, हमारा कोण ए जो है वो ए डी बी त्रिभुज में भी है और ए बी सी में भी है। तो ये कोण दोनों के लिए भी कॉमन हो गया, दोनों में हो गया बराबर। तो किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज में आप देखिएगा कि दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो ही जाएगा। और जब तीनों कोण बराबर होंगे तो समान कोणिक होंगे। तो हम लोग उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना लिखे दो कोण बराबर हो गया, तब लिखते हैं कि अतः एंगल समरूपता शर्त से क्या हम कहेंगे कि समरूपता शर्त से कोण कहें त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर हो ही जाएगा। और उस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और समरूप होंगे तो क्या होगा, समरूप होंगे तो क्या होगा कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि इसमें का एडी लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे त्रिभुज में हम देखेंगे कि इसका एडी जो है, एडी के सामने का कोण है ये वाला, इस कोण के बराबर बड़े वाले कोण में त्रिभुज में कौन सा कोण है, ये वाला, इसके सामने की भुजा ये ए बी। यानी एडी बटा ए बी बराबर इसमें का छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण ले लेते हैं ए बी, तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी बटा ए सी बराबर होगा, क्योंकि हम लोग समरूपता के शर्त में यहां लिखे थे कि दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो भुजा का एक छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा ले लिए एडी, तो दूसरे बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा लेंगे। अब सवाल उठता है कि किसको लेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा को ही उसके अनुपात में लेते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा कैसे पहचानेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा पहचानने का तरीका है कि
अगर छोटे वाले त्रिभुज का एडी लिए तो देखेंगे कि इस छोटे वाले भुजा के सामने का कौन सा कोण है, तो ये कोण है। अब ये कोण बड़े वाले त्रिभुज में किसके बराबर था, तो ये वाला कोण बराबर था इस कोण के, और इस कोण के सामने की देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, तो वो है ए बी, इसलिए हमने ए डी के बटा में ए बी लिया है। और उसी तरह ए बी, अब इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए कर्ण कौन सा है, क्योंकि 90 डिग्री यहां है तो उसका कर्ण आपका ए बी हो जाएगा। तो इसका कर्ण बटा बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण ए सी है, इसलिए ए बी बटा ए सी लेंगे। तो यहां से हमारा क्या निकल के आता है कि इसलिए इतना अगर है तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बी में ए बी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ठीक है, ए डी इंटू ए सी, इसको कंडीशन एक मान लिए। अब यही काम हम लोग पुनः फिर से दूसरे वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे कि दूसरा छोटा सा त्रिभुज कौन सा है, और उसके बड़े वाले त्रिभुज के साथ तुलना करेंगे, दोनों को समरूप दिखाएंगे। वो कैसे होगा, लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में, दोनों में क्या हम देखते हैं कि कोण बीडीसी बराबर होगा कोण एबीसी के, और दोनों है 90 डिग्री के बराबर। और इसमें क्या है कि कोण सी जो है वो कॉमन है, कोण सी बराबर कोण सी। क्या कारण है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब इसलिए ए समरूपता शर्त से एंगल समरूपता शर्त से हम कहेंगे कि त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भी भुजाएं अनुपातिक होगी, तो एक की भुजा एक अनुपात ये ले लेते हैं सीडी बटा छोटे वाले त्रिभुज का सीडी है, तो बड़े वाले त्रिभुज का कौन सा भुजा होगा, तो देखते हैं कि सीडी के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, तो इस कोण के सामने बराबर बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण होगा, तो ये वाला, तो और इसके सामने बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो बीसी होगी। तो इसलिए हम लोग ले लेंगे कि सीडी बटा बीसी बराबर, इसमें का कर्ण क्या होगा, छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण बीसी होगा, तो ले लेते हैं बीसी बटा बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण एसी। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीसी स्क्वायर, बीसी इंटू बीसी यानी कि बीसी स्क्वायर बराबर सीडी इंटू एसी। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए, यहां समीकरण 1 था और यहां समीकरण 2। अब क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अभी हम इसके बाद यहां एक लाइन खींच लेते हैं और नीचे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो क्या होगा,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यहां है एडी इंटू ए सी, एडी इंटू ए सी प्लस डीसी डीसी इंटू सीडी का है चाहे डीसी का है, एक ही बात है, डीसी इंटू एसी। अब हम क्या करेंगे कि एसी एसी कॉमन ले लेते हैं, इसी को हम यहां बढ़ा के लिख दे रहे हैं कि दोनों में एसी कॉमन है, तो एसी कॉमन ले लिए, तो एसी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, एडी प्लस डीसी, और एडी और डीसी को हम अगर जोड़ेंगे तो यहां क्या आएगा, एडी प्लस डीसी को जोड़ के हम एसी लिख सकते हैं, तो वही आगे हम लिखते हैं, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू एसी, और एसी इंटू एसी का मतलब हुआ एसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। ये स्पष्ट है कि कैसे हम लोगों ने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्रूव किया। तो यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इतना अगर हम लिख देते हैं तो हमारा पूरा 5 में 5 अंक या 4 में 4 अंक आ जाएगा। तो इसमें आपको बच्चों ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि आपको त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, और उसके अन्य दो भुजा है जो इस फिगर में हमने बनाया है, तो उसमें ए बी और बी सी है। हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और उसको हमने यहां प्रूव कर दिया है। तो इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका कन्वर्स हम लोग करेंगे।